प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ले रहे हैं लेखांकन समीकरण के संदर्भ में विभिन्न लेन देनों का 3 मदों पे क्या प्रभाव होगा। नंबर 1 आपकी एसेट, नंबर 2 है लायबिलिटीज, नंबर 3 है कैपिटल। कम से कम हर व्यवहार में 2 खाते प्रभावित होंगे, 2 से अधिक हो सकते हैं। अभी अपन केवल अभ्यास करें 2 दिन के लिए, उसके बाद में अपन जर्नल एंट्री लेंगे, रोज नाम चार्ट, उसके बाद पुनः अपन लेंगे लेखांकन समीकरण का फुल क्वेश्चन। अब यहाँ देखना, जो लेन देन आपको देखे हैं, क्योंकि कल आपने इसके नियम दिखाए थे, नियम के बारे में तो जानना, कोई भी आय खर्चा होता है उसका प्रभाव सीधा पूंजी पर होगा। अब यहाँ आप देखना, पहला व्यवहार है, रहीम ने 60,000 रुपये नकद, 40,000 रुपये के फर्नीचर से व्यापार शुरू किया। ये रहीम व्यापार का स्वामी है, मालिक है, और 60,000 रुपये बिजनेस को सौंप रहा रोकड़ राशि और 40,000 रुपये सौंप रहा है फर्नीचर। ये दोनों मिलकर इसकी कहलाएगी पूंजी है, कैपिटल। तो 3 खाते इसमें प्रभावित हुए, 3 चीजें आ रही है, नकद कैश, फर्नीचर, और ये दोनों मिलकर होगी कैपिटल। तो फर्स्ट आपकी होगी कैश। कैश 60,000 रुपये, फर्नीचर 40,000 रुपये, और ये दोनों का योग 1 लाख रुपये कहलाएगी कैपिटल, इसकी पूंजी। कैपिटल 1 लाख रुपये। ये तो आपने 3 अकाउंट निकाले हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, कैश क्या है? एसेट यानी परिसंपत्ति है, फर्नीचर की एसेट है, और कैपिटल एक प्रकार का आंतरिक दायित्व है। अब इसमें 2 चीजें एसेट है, तो कैश में वृद्धि हो रही है 60,000, क्योंकि बिजनेस में रोकड़ आ रहा है, और फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है। तो कैश में वृद्धि, कैश 60,000 रुपये से वृद्धि, और फर्नीचर 40,000 से वृद्धि। इन दोनों एसेट बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस के अंदर है, दोनों संपत्ति आ रही है। कैश भी आपकी एसेट है और फर्नीचर भी आपकी एसेट है, दोनों बढ़ रही है। जबकि दोनों का योग 1 लाख रुपए व्यापार का मालिक व्यापार को सौंप रहा है, तो उसकी कहलाएगी कैपिटल। 1 लाख रुपए से पूंजी में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि। अभी आपको केवल हर लेन देन का लेखांकन समीकरण अर्थात 3 मदों पर एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में ले रहे हैं। तो कैश बढ़ा 60,000 से, फर्नीचर बढ़ा 40,000 से, और ये दोनों मिलकर 1 लाख इसकी पूंजी कराएगी, जो कि व्यापार का आंतरिक दायित्व माना जाता है। 1 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ेगी। नंबर 2, 40,000 रुपये का माल रोकड़ खरीदा। अब देखिए, बिजनेस हम करने जा रहे हैं, गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, उसका पेमेंट नकद में कर रहे हैं। 2 चीजें आएगी, एक आएगी परचेजेस, एक इसमें अकाउंट निकलेगा परचेजेस, सेकंड निकलेगा आपका कैश। 2 चीजें हैं कैश। अब यहां देखा, ये परचेजेस का अच्छा होगा स्टॉक। परचेज को आप ले सकते हैं इन स्टॉक है, एक स्टॉक का रूप है, तो परचेजेस और सेकंड आपका कैश। अब 40,000 रुपये का माल अपन खरीद रहे हैं, तो माल बिजनेस में आ रहा है, तो स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि 40,000 रुपये से, 40,000 रुपये से, 40,000 रुपये से। जबकि कैश में कमी, कैश में कमी 40,000। पुनः समझा आप? अब 40,000 रुपये का माल खरीद रहे हैं, माल आएगा और कैश जाएगा, तो आपका स्टॉक एसेट है और कैश भी आपके एसेट है। एक एसेट बढ़ी, स्टॉक बढ़ा, और कैश घटा। तो पुनः समझे, दोनों आपकी परिसंपत्तियां हैं, ये एसेट है। तो परचेज माने स्टॉक होता है, माल को परचेज कर रहे हैं, माल को बिक्री करने के उद्देश्य से। तो 40,000 की जो कॉस्ट है, इस 40,000 का जो माल आपको बढ़ा है, इसको आप कहते हैं स्टॉक। स्टॉक में आपकी वृद्धि हुई 40,000, उसका पेमेंट किया आपने रोकड़ 40,000 रुपये, तो कैश खत्म में भी 40,000। नंबर 3, 50,000 रुपये की का माल गोपाल से उधार खरीदा। अब याद रखना, पहले जो सेकंड लेनदेन था वो रोकड़ माल परचेज किया है, या उधार खरीद रहे हैं, तो उधार में भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, लेनदार, हमारी देनदारियां है, कर्जा है। तो इसमें 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, 2 चीजें आ रही है। एक तो आपका है परचेजेस, परचेजेस, इसको आप कह सकते हैं स्टॉक, और सेकंड आपका है गोपाल, सेकंड आपका है गोपाल, इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। बात को समझे आप? किसी भी पार्टी से आप उधार माल परचेज करते हैं, वह करता है क्रेडिटर्स। परचेज स्टॉक में वृद्धि,
माल आप खरीद रहे हैं, बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहा है 50,000 रुपये से, 50,000 रुपये से। सेकंड आपका गोपाल एक लेनदार है, क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है। अब हमारे से ये मांग रहा है कि कर्जा है, दायित्व है या कि लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स। तो आपके गोपाल आपसे मांगे कर्जा बढ़ा तो क्रेडिटर्स में वृद्धि, क्रेडिटर्स में वृद्धि 50,000 रुपये से। दो चीजें दी, एक आपकी संपत्ति बढ़ी 50,000 से, कर्जा बढ़ा 50,000 से, क्योंकि आपने माल खरीदा है, गुड्स आ रहा है तो उसको बढ़ेगा 50,000 से। लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपका लेनदार बढ़ जाएंगे 50,000 से, ये आपका दायित्व है। नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है, 25,000 की लागत का माल 30,000 रुपये में नकद बेचा, रोकड़ बेचा। अब यह ध्यान रखना, इसमें 3 बातें आ रही है। 25,000 की कॉस्ट, यानी हमारे घर में जो 25,000 की लागत मूल्य है जिसको अपन बेच रहे हैं 30,000 में नकद, 3 खाते इसमें आ रहे हैं। अब इसमें एक्चुअली 2 खाते हैं, लेकिन इस दो में भी दूसरे खाते में 2 चीजें निकलेगी, एक आएगा कैश, एक आएगा सेल्स। और सेल्स के अंदर 2 बातें हैं, एक आपका स्टॉक और एक आपका आएगा स्टॉक के साथ में प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब कैसे देखिए, 25,000 की लागत का माल बेचा 30,000 में, तो कैश में वृद्धि, कैश में वृद्धि 30,000 रुपये। आप जानते हैं रोकड़ा आपने माल बेचा है 30,000 रुपये में, जिसकी कॉस्ट, जिसकी लागत 25,000 है, तो रोकड़ में वृद्धि होगी 30,000 रुपये से। अब ध्यान देना, सेल्स आपका है 30,000 है, जो सेल्स की राशि है वो 30,000 है। अब इसमें 2 बातें हैं, नंबर 1 स्टॉक 25,000, जो लागत मूल्य आपका 25,000 है, ये 25,000 प्लस अब 30 में 25,000 घटाइए, 5,000 का आपको रहेगा प्रॉफिट, 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। ये 25,000 रुपये और ये आपका 5,000 रुपये प्रॉफिट है। अब इसका प्रभाव देखिए, कैश में वृद्धि 30,000, अब स्टॉक घटेगा 25,000, और यहां लिख रहा हूं स्टॉक में कमी, स्टॉक में कमी 25,000 रुपये से। इतना ध्यान देना, जो उसकी लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो अब इसे प्रभावित करेगी। तो स्टॉक घटेगा 25,000 से और 5,000 रुपये का आपको लाभ हुआ। कैपिटल में वृद्धि, लाभ और हानि जो है वो पूंजी को प्रभावित करते हैं, लाभ होने पर पूंजी बढ़ेगी। कैपिटल में वृद्धि 5,000 रुपये, पूंजी बढ़ेगी आपकी 5 लाख से। पुनः समझे, 25,000 का कॉस्ट है, हमारी 25 प्राइस है, जिसको आपने सेल आउट किया है, बेचा है 30,000 रुपये में, तो 30,000 से तो कैश बढ़ेगा। अब 30,000 के जो टोड़े होंगे, 30,000 में जो बेचा है उसकी कॉस्ट थी 25,000, तो 25,000 स्टॉक में कमी आएगी और 5,000 रुपये जो लाभ आपको आया उससे आपकी पूंजी बढ़ेगी। नेक्स्ट, 10,000 की लागत का माल 8,000 रुपये में नकद बेचा। अब 10,000 की लागत का माल 8,000 बेच रहे हैं, इसका मतलब 2,000 का लॉस खा रहे हैं। अब इसमें आपके 2 खाते हैं, कैश और सेल्स। अब इसके अंदर 2 चीजें आएगी, स्टॉक और लॉस। अब कैसे, कैश में वृद्धि आपकी 8,000 रुपये, 8,000 रुपये कैश। अब यह देखा 10,000 की लागत का माल बेचा 8,000 रुपये में, तो कैश बढ़ा देगा 8,000 रुपये, कैश 8,000 रुपये से वृद्धि। अब यह देखकर सेल्स में 2 बातें हैं, पोस्ट आपकी 10,000 है, बेचा आपका 8,000 रुपये में, तो स्टॉक में कमी, ये स्टॉक आपका होगा, स्टॉक में कमी 10,000 रुपये से, स्टॉक में कमी 10,000 रुपये से। और यहां 10,000 का माल बेचा 8,000 में 2,000 का लॉस खाया है, ये आपका लॉस होगा 2,000 रुपये से। पूंजी घटेगी, पूंजी में कमी, पूंजी में कमी। तो समझे, 10,000 की लागत का माल बेचा 8,000 रुपये में, तो 2,000 का लॉस हुआ, लॉस से हमेशा पूंजी घटेगी, जबकि स्टॉक आपका घटेगा लागत में 10,000 रुपये। नेक्स्ट, 20,000 की लागत का माल 27,000 रुपये उधार बेचा हरी को। इतना देना, जब आप उधार बेचेंगे वो कराएगा डेटर्स, हरी आपका देनदार है, ग्राहक उधार बेच रहे हैं, इसमें आपके 2 खाते हैं। अब एक में आपका सेल्स, एक आपका हरी जिसको बोलते हैं डेटर्स। अब या तो हरी को आपने बेचा 27,000 में, हरी प्रभावित होगा 27,000। सेल्स में 2 बातें हैं, एक आपका स्टॉक,
एक आता है प्रॉफिट। समझने की बात है, 20,000 की लागत का माल आपने 27,000 बेचा है, तो यहां देखिए स्टॉक जो है वो रुपीज आपका 20,000, प्रॉफिट आपका हुआ 7,000। अब क्या करेंगे, देनदार, यहां देखना 27,000 रुपए से देनदारों में वृद्धि, देनदार आपकी संपत्ति है, देनदारों में वृद्धि यानी संपत्ति बढ़ी, जबकि यहां स्टॉक 20,000 है, लागत 20,000 जिसको बेचा था 27,000 में, तो स्टॉक आपका घटेगा 20,000 से, और 7,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उससे आपकी पूंजी बढ़ेगी। तो यहां से स्टॉक में कमी, स्टॉक में कमी 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए, और कैपिटल में वृद्धि, कैपिटल में वृद्धि 7,000 रुपए से, आपकी पूंजी बढ़ेगी 7,000 रुपए, क्योंकि 20,000 की लागत का माल आपने बेचा 27,000 में, तो ये पोस्ट आपके स्टॉक घटा 20,000 और 7,000 के साथ की पूंजी बढ़ेगी, तो देनदार आपकी एसेट है डेटर्स, और बढ़ेगी 27,000 से आपके देनदार बढ़ेंगे, और डेट्स को आप हमेशा एसेट कहते हैं। नेक्स्ट, काटने के लिए 20,000 रुपए में कंप्यूटर रहेगा, दो खाते आएंगे, कंप्यूटर और सेकंड कैश। कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर आया और कैश आया, दोनों एसेट है, एक संपत्ति बढ़ी एक संपत्ति घटी। कंप्यूटर में वृद्धि, बिजनेस के अंदर संपत्ति बढ़ी कंप्यूटर नाम से, कंप्यूटर वृद्धि रुपये 20,000, और जबकि कैश में कमी, कैश बढ़ा क्योंकि पेमेंट आपने कर दिया, कैश में कमी 20,000, इसका पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई आप एसेट परचेज कर रहे हैं, बदले में आप एसेट चुका रहे हैं, तो कंप्यूटर आया और कैश आया। नेक्स्ट, आप हरीश से पूर्ण भुगतान में 26,700 रुपये नकद प्राप्त हुई और 300 रुपये उससे बटा दिया। अब इसका देखना ट्रांजेक्शन नंबर आपका है, ट्रांजेक्शन नंबर आप देखिए, पीछे आपने हरीश को माल बेचा था, ये बटा 20,000 की लागत के बाद 27,000 में हरीश को बेचा होगा, और यह हरीश से आपको पैसा आ रहा है 27,000 के बदले आ रहे 26,700 रुपये, और 300 रुपये आपका डिस्काउंट है। याद रखें, डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यापारी भत्ता जो बिक्री बढ़ाने के लिए होता है, सूची में दिया जाता है, एक होता है कैश डिस्काउंट भत्ता, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए उसको ड्यू डेट देते हैं, इस तारीख तक यदि आप पेमेंट करेंगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे, इसमें 300 रुपये आपका कैश डिस्काउंट है। इसमें तीन खाते आ रहे हैं, एक आ रहा कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट, और उसके बाद में हरी हमारा देनदार था, ये कैश है आपकी। अब कैश प्राप्त होगा 26,700, कैश में वृद्धि, कैश में वृद्धि 26,700 रुपए। अब याद रखना 27,000 रुपये मांग रहे हैं, 27,000 रुपये का माल उधार बेचा था 20 की लागत का 27 में, लेकिन हमको मिल रहे 26,700, 300 पर उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 300 डिस्काउंट 300 रुपये से पूंजी में कमी, पूंजी में कमी, क्योंकि 300 रुपये आपको लॉस है, 27 मांग रहे हैं लेकिन 26,700 प्राप्त हो रहे हैं, 300 पर उसको दे रहे डिस्काउंट, तो पूंजी में कमी होगी 300 रुपये से। और है देनदार 27,000 रुपये से देनदारों में कमी, देनदारों में कमी। जब आपने इसको माल बेचा था 20,000 की लागत का माल 27,000 में, तो यहाँ को 27,000 से देनदार में वृद्धि हुई थी, और यहाँ पे 27,000 से देनदार में कमी होगी, क्योंकि 26,700 होगी, और 300 रुपये हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि आपके लिए हानि है, और हानि से पूंजी घटेगी। यस, अगला जो लेन देन है, कर्मचारी को वेतन चुकाया 5,000 रुपये, इसमें दो खाते आ रहे हैं, एक है सैलरी वेतन, सेकंड आपका कैश, सेकंड आपका कैश। अब यहां देखो सैलरी एक लाभांश खाता है, कोई भी लाभांश खाता तो कोई भी आयकर खर्चा होता है, और खर्चा होने से आपके आयकर खर्चे होने से पूंजी में कमी आएगी, और कैश में भी कमी हो रही है, तो अगर कैश में कमी, कैश में कमी 5,000 और सैलरी के 5,000 रुपये, पूंजी में कमी, पूंजी में कमी 5,000 रुपये। अब आप समझें कि पूंजी में कमी कैसी हुई, ये आपका आयकर खर्चा है, कोई भी आयकर खर्चा आप करते हैं, पेमेंट करते हैं खर्चे के रूप में आयकर खर्चा, उससे हमेशा पूंजी में कमी आएगी, खर्चा हो, व्यय हो, लॉस हो, उससे पूंजी हमेशा घटेगी।
उस सैलरी का पेमेंट किया आपने, उससे सेवाएं ली है, उसका मूल्य आपने चुकाया है, तो पुण्य में कमी आएगी 5 लाख से और कैश घटा आपका 5 लाख से। ठीक उसी प्रकार का जो 9 जो लेन देन 10वें की तरह है, 10वां उसी की तरह है। किराया चुकाया 4000 रुपये, 2 खाते इसमें रेंट पेड है, चुकाया हमने खर्चा और कैश। अब देखना कैश में कमी, किराया चुका है, कैश में कमी, कैश आपके एसेट्स में कमी आ रही है 4000 रुपये और रेंट क्या है, आगे खर्चा सैलरी की तरफ, तो पूंजी में कमी, पूंजी में कमी 4000 रुपये से आपकी पूंजी घटेगी 4000 से, क्योंकि खर्चा वेतन चुकाओ, मजदूरी चुकाओ, कमीशन चुकाओ, ब्याज चुकाओ, कोई भी आप आय खर्च चुकाएंगे पूंजी में कमी आएगी और कैश आपका घटा 4000 रुपये से, ये एसेट्स घटी और पूंजी में कमी आई। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मरम्मत के चुकाए 1000 रुपये, एक होगा रिपेयर्स ऑन कंप्यूटर कर सकते हैं, रिपेयर्स ऑन कंप्यूटर, ये भी आगे खर्चा है, संपत्ति के रखरखाव का कोई भी खर्चा होगा। और सेकंड आपका कैश, तो कैश में कमी, क्योंकि पेमेंट किया आपने, कैश आपके एसेट्स में कमी होगी 1000 रुपये से, 1000 रुपये से। और रिपेयर्स क्या है, आगे खर्चा है, यानी संपत्ति की मेंटेनेंस के लिए ये खर्चा हो रहा है, इससे पूंजी में कमी आएगी, पूंजी में कमी। जैसे आपने पढ़ा सैलरी के बारे में, किराया चुकाया तो मरम्मत क्या व्यय में चुकाया तो पूंजी घटेगी, पूंजी में कमी 1000, दो बाकी भी, पूंजी में कमी 1000 और कैश में कमी 1000। अगला है 12, कमीशन प्राप्त हुआ 2000 रुपये, एक होगा कैश, एक आपका कमीशन, ये आपकी आय प्राप्ति है और लाभ की स्थिति है, क्योंकि कमीशन को मिल रहा है किस रूप में, कैश में, तो कैश में वृद्धि, कैश बढ़ रहा है क्योंकि हमको प्राप्त हुआ है कमीशन रूप में पैसा, कैश में वृद्धि 2000 रुपये। और सेकंड, कमीशन आपका लाभ है और पूंजी में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, इसको समझने का प्रयास करें, पूंजी में कमी 2000 रुपये। ऊपर जो 3 लेन देन लिखे हैं, जैसे वेतन चुकाया, किराया चुकाया, मरम्मत के बिल चुकाए, तीनों आय खर्चे, तीनों में पूंजी में कमी भी है, ये कमीशन को मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो आपकी पूंजी में वृद्धि होगी 2000 से, क्योंकि लाभ आपको होगा, लाभ से हमेशा पूंजी बढ़ेगी, आय से पूंजी बढ़ेगी और कैश बढ़ा आपको, क्योंकि हमको कैश प्राप्त हुआ कमीशन के रूप में। ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक 12 है, ब्याज प्राप्त हुआ, एक है कैश, एक आपका इंटरेस्ट। अब यहां आपको ब्याज मिला है कैश के रूप में, कैश में वृद्धि, कैश में वृद्धि 1000 रुपये और यह पूंजी में वृद्धि, क्योंकि ब्याज आपको मिल रहा है, आगत आपकी प्राप्ति है, पूंजी में वृद्धि 1000 रुपये से, क्योंकि हमको मिल रहा है ब्याज प्राप्त होना, कमीशन प्राप्त होना, बट्टा प्राप्त होना, ये लाभ होते हैं और लाभ प्राप्त होने पर आपकी पूंजी बढ़ेगी और नकद आ रहा है और नकद से आपका 1000 रुपये ब्याज के रूप में जो कैश प्राप्त हुआ 1000 रुपये बढ़ा और इंटरेस्ट लाभ हुआ है, इसलिए पूंजी बढ़ी। चलो, रहीम जो व्यापार का स्वामी है, मालिक है, 50,000 और नकद राशि व्यापार में लगाई, बिजनेस को और एक्शन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए 50,000 के लिए और व्यापार में डालना है, तो 2 खाते कैश, कैश में वृद्धि, ये पहला जो लेन देन था उसी का रूप है, कैश में वृद्धि 50,000 रुपये से, कैश सारा व्यापार में। और सेकंड, ये कहलाई इसकी पूंजी, पूंजी में वृद्धि, कैश बढ़ा, पूंजी में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि 50,000 रुपये। इतना समझना व्यापार का स्वामी बिजनेस को कुछ भी सौंपता है, नगद, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कोई भी एसेट डालना है बिजनेस में अपने व्यक्ति का, तो पूंजी इसकी बढ़ेगी हमेशा और नकद के रूप में आना तो नकद बढ़ेगी। और कोई एसेट डालता है, मान लो पर्सनल मोटर कार है, उसको बिजनेस को सौंप दिया, तो उसकी मोटर कार में एसेट बढ़ेगी, साथ में उसकी पूंजी भी बढ़ेगी। तो कैश में वृद्धि 50,000 और पूंजी में वृद्धि 50,000। नेक्स्ट, गोपाल को पूर्ण भुगतान में 49,000 रुपये चुकाए, 1,000 बट्टा प्राप्त हुआ। आपका जो ट्रांजेक्शन आप वीडियो देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर आपका थर्ड था, 50,000 रुपये जमा गोपाल से उधार में खरीदा था। अब अपने पेमेंट करें 50,000 की जगह 49,000 रुपये, 1,000 रुपये को बट्टा मिला, अपने 50 की जगह 49,000 चुका है, 3 खाते आएंगे कैश, डिस्काउंट
डिस्काउंट आपका रिसेबल है, डिस्काउंट रिसेबल। और तीसरा आपका गोपाल जो कि क्रेडिटर्स है, लेनदार हमारे से मांग रहा था। अब याद रखना कैश आप पेमेंट करें 49,000 रुपये, 49,000 रुपये की कमी, कैश 49,000 रुपये से घटेगा क्योंकि अपन पेमेंट कर रहे हैं, घटेगा। और डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपये लाभ हो गया आपको, से पूंजी बढ़ेगी, से पूंजी बढ़ेगी, पूंजी में वृद्धि होगी आपकी 1,000 रुपये से, क्योंकि 50,000 के बदले में 50,000 रुपये आपको बट्टा मिला है, तो पूंजी में वृद्धि 1,000 से पूंजी में वृद्धि, क्योंकि लाभ हो गया। अब लेनदार आपके घटेंगे 50,000 रुपये से, लेनदारों में कमी, लेनदार का कर्जा है, लेनदारों में कमी, कर्जा घट जाएगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, कर्जा घटेगा, लेनदार घटी। नेक्स्ट कंप्यूटर मूल्य संख्या 2,000 रुपये, ये मूल्य संख्या का है पूरा आपका डेप्शन राशि का स्थायी संपत्ति का जो प्रयोग करते हैं उसकी लागत कहलाती है, जो मूल्य घटता है वो हानि होती है। इसमें दो चीजें आएगी, एक है कंप्यूटर, सेकंड आपका डेप्रिसिएशन, सेकंड आपका अकाउंट आएगा डेप्रिसिएशन, ये क्या लॉस है। अब कंप्यूटर में कमी, कंप्यूटर मूल्य घटेगा, कंप्यूटर में कमी 2,000 रुपये से, कंप्यूटर है जैसे पड़ा है उसका उपयोग किया तो उसका मूल्य घट जाएगा, जो भी पुराना होगा ओल्ड होगा, जितना मूल्य घटा उसको मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। और कैसे का प्रभाव पड़ेगा एसेट पे, एसेट पे कमी आएगी 2,000 रुपये। और पूंजी में कमी, ये हानि आपकी मूल्यह्रास, पूंजी में कमी, पूंजी में कमी 2,000। इतना ध्यान रखना कि जो एसेट आपकी है उसका जो मूल्य घटेगा, कम होगा, उससे का प्रभाव होगा पूंजी पे, क्योंकि उसके प्रयोग करने की जो कॉस्ट है, लागत है, खर्चा है, वो मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है, उससे पूंजी में कमी आएगी। 70 रहीन व्यापार का स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए, डोमेस्टिक यूजेस, घरेलू प्रयोग के लिए 2,000 रुपये नकद, 3,000 की लागत के माल का आहरण किया, आहरण किया ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स से अनुसार पूंजी को वर्ग करेगा। इसमें 3 खाते आएंगे, ड्राइंग्स, फिर आपका कैश, फिर आपका आएगा परचेज इन स्टॉक, परचेज इन स्टॉक, समझे आप। सबसे पहले ड्राइंग्स 2,000 और 3 5, तो व्यापार का स्वामी बिजनेस से 5,000 की एसेट निकाल रहा है, एक नकद राशि 2,000 और 3,000 रुपये का स्टॉक गुड्स जो परचेज किया था उसका हिस्सा वो लागत में निकालना है। ड्राइंग्स 5,000 रुपये से पूंजी घटेगी, आहरण से हमेशा पूंजी घटेगी, 5,000 से पूंजी घटेगी। फिर कैश 2,000 रुपये से कमी, कैश घटेगा बिजनेस में 2,000 रुपये। और परचेज इन स्टॉक, स्टॉक में कमी 3,000, स्टॉक घटेगा 3,000 में। अब इसका कैश घटा 2,000, स्टॉक घटा 3,000 और पूंजी घटी 5,000 को व्यापार के स्वामी निजी प्रयोग के लिए दोनों संपत्तियां बिजनेस से निकालना है। नेक्स्ट 1,000 रुपये का माल चोरी हो गया, एक होगा लॉस बाय थेफ्ट, एक होगा परचेज। मैं बार बार सब परचेज का उपयोग कर रहा हूं, याद रखें जो आपने माल परचेज किया है उसका कुछ हिस्सा अन्य किसी कारण से चला जाता है तो लागत में कमी आएगी, स्टॉक करने से कमी आएगी। लॉस बाय थेफ्ट कितना, 1,000 रुपये नुकसान हो गया, 1,000 रुपये से पूंजी में कमी, पूंजी घटेगी, लॉस हो गया, पूंजी में कमी, खर्चा व्यय लॉस हानि होने पर पूंजी में से घटेगी। परचेज का मतलब स्टॉक में कमी, जो गोदाम में रखा हुआ माल है, दुकान में रखा हुआ माल है, वो आपका स्टॉक घट गया क्योंकि 1,000 से माल चोरी हो गया, 1,000 से स्टॉक घटा, स्टॉक घटने से आपको लॉस हुआ, लॉस का परिणाम पूंजी में कमी होना। लास्ट मजदूरी के 2,000 रुपये, ब्याज के 1,000 चुका है, ये दोनों लेन देन है। 3 खर्च वेजेस, वेजेस, सेकंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और ये पेमेंट रूप में आप करें कैश। अब इसमें मजदूरी, अब पहला 2,000 रुपये, 1,000 रुपये ब्याज, पेमेंट आप करें 3,000, तो कैश 3,000 जो है 3,000 से कैश घटेगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं,
30,000 केस में कमी। और यहां देखा दोनों खर्चे वेजेस और सेकंड आपका इंटरेस्ट है कि दोनों मिलकर कुल 3,000 रुपये से पूंजी घटेगी, क्योंकि आय का खर्चा है, पूंजी में कमी, पूंजी में कमी। इस तरीके से आपको ये रेखांकन समीकरण के अंदर किस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आपने प्रयास किया। कल एक दिन और लेंगे, इसके बारे में करूंगा, फिर रेखांकन समीकरण फिर के साथ समझ पाएंगे। धन्यवाद।